सुबह में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं हर्षदा साहब। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह जी और देख लेते हैं इस वक्त की बड़ी बातें। फेड के फैसले से पहले दिग्गज शेयर एकदम सीमित दायरे में कारोबार करते हुए दिख रहे हैं। 9100 के आसपास निफ्टी आता है, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आती है और निचले स्तरों से फिर से खरीदारी भी। लेकिन छोटे और मझोले शेयरों ने आज मोर्चा संभाला है और वहां पर दमदार खरीदारी होती दिख रही है। मिड कैप इंडेक्स ने फिर से एक नया रिकॉर्ड हाई आज बनाया है और ये तेजी होती दिख रही है सरकारी बैंकों के दम पर। बैंक निफ्टी और सरकारी बैंक ये आज अच्छी खरीदारी दिखा रहे हैं और रुपए की मजबूती में आज आईटी शेयरों से पर दबाव बनता हुआ दिख रहा है। जो रुपया फिर से मजबूत हुआ है 65.5 के आसपास का आज लेवल है, 14 महीनों की ऊंचाइयों पर है और उसका नुकसान उठाना पड़ रहा है आईटी शेयरों के। लेकिन फायदा उठा रहे हैं टायर शेयर। नेचुरल रबर की कीमतों में दबाव है और इसके चलते हुए टायर शेयरों में कल की तेजी आज और आगे बढ़ती दिख रही है। और जहां तक वायदा कारोबार के एक्शन का सवाल है, 9100 के फुट में 6 लाख शेयर जुड़े हैं। कल भी यहां पर दमदार ओपन इंटरेस्ट में एडिशन होता हुआ दिखा था 21 लाख शेयरों का। आज दिन के दौरान 6 लाख शेयर, सबसे ज्यादा अगर ओपन इंटरेस्ट में कहीं इजाफा होता दिख रहा है तो वो 9100 के लेवल पर। और यही वजह है बाजार बार बार 9100 के लेवल पर जाकर अटक रहा है। तेजी और मंदी दोनों ही तरफ के ट्रेडर्स में 9100 के लेवल को जीतने की रस्साकशी चल रही है इस वक्त। हर्षदा और सेंसेक्स निफ्टी की चाल आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। आज के पूरे मूव में आप देखेंगे 9105 के हाई को छुआ और उसके बाद दबाव में ही रहा है बाजार। हालांकि दिन के लो से कुछ रिकवरी दिखाई है। 9098, 9100 के आसपास ही ट्रेड बनते दिखाई दे रहे हैं। ये निफ्टी की स्थिति है। सेंसेक्स भी आपके सामने एकदम सपाट इस समय ट्रेड करता हुआ, लेकिन मिड कैप इंडेक्स पर अगर आप गौर करेंगे तो मिड कैप ऑल टाइम हाईज पर, न्यू हाईज पर ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया। 162 अंकों की बढ़त यहां पर देखने को मिली है आज के ट्रेड में। और साथ ही साथ आप देखेंगे बैंक निफ्टी की ओर से भी सहारा मिल रहा है 85 पॉइंट ऊपर ये इंडेक्स। और बता दें आपको आज आखिरी सौदा में हम आपके लिए क्या पेश करने वाले हैं। फेड की बैठक से पहले दुनिया भर के बाजारों को बड़ी करीबी से देखने वाले, समझने वाले, विश्लेषण करने वाले एचडीएफसी सिक्योरिटीज के वीके शर्मा साहब हमारे साथ जुड़ेंगे। बताएंगे कि क्या कुछ होने वाला है आज अमेरिका में और उसका क्या असर हमारे बाजारों पर और दुनिया भर के बाजारों पर पड़ेगा। डीडी शर्मा साहब बताएंगे आपको टॉप ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट पिक्स। वहीं कल एसबीआई के 3 एसोसिएट बैंक जो लिस्टेड है और 2 दूसरे बैंक, ये सभी मर्जर होने वाले। एक्स डेट है मर्जर की तीनों ही लिस्टेड बैंक्स की। इन शेयरों में क्या कुछ आपको करना चाहिए, इन पर भी एक्सपर्ट्स की राय लेंगे। और हर रोज की तरह कहां बनाएं लॉन्ग पोजीशन और किसे करें शॉर्ट, ये भी बताएंगे। निफ्टी की कॉल्स और साथ ही बीटीएसटी और एसटीबीटी, ये सब कुछ होगा आज के शो में। लेकिन स्टॉक्स पर नजर डाल लेते हैं जहां पर आज हरकत देखने को मिल रही है। बैंक निफ्टी का काफी सहारा और खासकर आज पीएसयू बैंकों में जोश बनता दिखाई दे रहा है। बैंक ऑफ बड़ौदा 3% ऊपर, विजया, कैनरा, ओबीसी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जैसे काउंटर्स हैं जहां पर अच्छे वॉल्यूम्स पर तेजी बनती दिखाई दे रही है। टेलीकॉम कंपनियों में फिर खरीदारी का मूड आता हुआ। आइडिया टावर बिजनेस में एटीसी के साथ वो करार होने की खबर पर 9% भागा। रिलायंस कम्युनिकेशन 2% ऊपर और एमटीएनएल में भी हम देख रहे हैं फिर तेजी बनती दिखाई दे रही है। इसके अलावा रियल्टी काउंटर्स पर अगर आप नजर डालें, और ये तमाम वो कंपनियां हैं जो क्वालिटी के नाम पर जानी जाती है, चाहे वो ब्रिगेड हो, प्रेस्टीज, शोभा, इंडिया बुल्स, कोल्टे, पाटिल, इन सब में हमने देखा है अच्छे वॉल्यूम्स पर खरीदारी होती दिखाई दे रही है। साथ ही साथ अगर आप देखें आज आईटी कंपनियों की हालत खराब है। जैसे अनिल आपको बता रहे थे, रुपये में जो मजबूती आई है उसका नेगेटिव इंपैक्ट आता हुआ टीसीएस, इन्फी, एचसीएल टेक तीनों ही दिग्गज पिट रहे हैं आज। लेकिन अगर मिड कैप काउंटर्स की चाल देखें जहां पर आज हमने देखा है काफी जोश है, उससे पहले सरकारी कंपनियां हैं जहां पर हरकत आती हुई जरूर देखने को मिली है। वो दूसरा सीबीएसई की ईटीएफ की तैयारी में आईटीडीसी, ड्रेजिंग, आरसीएफ, ईआईएल, कॉनकॉर जैसे शेयरों में लोगों ने जमकर तेजी करना सही समझा है। और अब आते हैं मिड कैप काउंटर्स की ओर से। कल से गॉडफ्रे फिलिप्स भाग रहा है 18% ऊपर। बॉम्बे डाइंग में रफ्तार, अपोलो हॉस्पिटल, प्रिज्म सीमेंट जैसे काउंटर्स हैं जिसमें तेजी। इनफैक्ट अपोलो टायर को भी आपने चुनना चाहिए। टायर में सीएट, जेके, सब में हम देख रहे हैं अच्छी तेजी आती हुई। ओके, तो ये है तमाम स्टॉक्स जहां पर आज एक्शन दिख रहा है। लेकिन एक्शन में वो सारे शेयर हैं जहां पर लॉन्ग या शॉर्ट पोजीशन बनती नजर आ रही है। और हमारे साथ हैं सुमित बगड़िया और उन्हीं से पूछते हैं, सुमित सबसे ज्यादा लॉन्ग्स अगर आज कहीं बन रहे हैं और आज का स्टार परफॉर्मर एमआरएफ है, वो ट्रेडिंग के लिहाज से तो शायद सही नहीं है क्योंकि 7% स्टॉक ऊपर है, 57,000 का भाव है। लेकिन एमआरएफ, अपोलो और साथ ही सीएट, इन तीनों टायर शेयरों में अगर तेजी की पोजीशन बनानी है तो क्या अब भी मौका है? यदि हाँ तो कहां?
बिल्कुल मौका है अनिल जी, आपने बिल्कुल सही कहा। एमआरएफ में ट्रेडिंग के लिहाज से तो सही नहीं है, निवेशक बिल्कुल बने रहना चाहिए एमआरएफ के अंदर। और बाकी रही बात अपोलो और सीएट की, तो इन दोनों ही स्टॉक्स में ऐसा लगता है कि अब बेस बन चुका है और यहां से एक बड़ी तेजी हमको देखने को मिलनी चाहिए आने वाले कुछ ही हफ्तों के अंदर। प्रेजेंट लेवल्स पे आई थिंक अपोलो को सिलेक्ट करना चाहिए। अपोलो ने आज ऑलरेडी मूव भी दिखाया है, बट अभी ऐसा लगता है कि ये स्टॉक यहां से और एक अच्छी तेजी दिखा सकता है। 200 इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस होगा। जैसे ही स्टॉक 200 का लेवल क्रॉस करेगा तो ये स्टॉक के अंदर हमें ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों के अंदर हमें 230 रुपए तक की तेजी देखने को मिल सकती है। अपोलो के अंदर एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशंस लास्ट 2 डेज में जितने भी किए हो वो होल्ड करें। फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस प्रेजेंट लेवल्स पे इनिशिएट की जा सकती है। 200 का लेवल ब्रेक होते ही 220 तक के टारगेट आने वाले कुछ ही हफ्तों में हमको देखने को मिल सकता है। ओके, परफेक्ट। जेपी एसोसिएट 15 रुपए के आसपास 5.5% आज बढ़ा है। वायदा कारोबार के बैन से बाहर निकला है। 15% यहाँ ओपन इंटरेस्ट में इजाफा है। क्या राय है आपकी? बाइंग अवॉइड करनी चाहिए। ये आज पुल बैक मूव देखने को मिल रहा है क्योंकि पिछले 5 से 7 दिनों में कंटिन्यूसली स्टॉक ने ऊपरी लेवल से दबाव दिखाया है, तो ये जस्ट पुल बैक मूव है। ऐसा लगता है कि ये पुल बैक मूव 15 रुपए 20 पैसे के आसपास रुक जाएगा और वहां से दोबारा हमको एक सेल ऑफ देखने को मिल सकता है, जिसके अंदर स्टॉक हो सकता है इस बार 13 रुपए या 12.5 रुपए तक के लेवल्स दिखाए। तो जेपी एसोसिएट के अंदर बाइंग अवॉइड करनी चाहिए। सेलिंग कर सकते हैं 15 रुपए 70 पैसे के स्टॉप लॉस से। भेल लेंगे आप? 3% ऊपर है और 11% ओपन इंटरेस्ट बढ़कर आया है। भेल यस एब्सोल्युटली। बीएचईएल के अंदर ब्रेकआउट मूव देखने को मिल गया है। ये स्टॉक यहां से इमीडिएटली ऊपर के अंदर 175 180 के लेवल्स दिखाएगा आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर। प्रेजेंट लेवल्स पे बाय बनता है 161 162 रुपए का स्टॉप लॉस और ऊपर में 175 180 के लेवल्स देखने को मिल सकता है। ओके, हमारा राजा बैटरीज 4% मजबूत है ये शेयर भी, 10% ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है। दमदार तेजी हो रही है। सुमित, क्या करें? इसका बेस बन चुका है अनिल जी। हमारा राजा बैटरी के अंदर 820 830 के आसपास इसका सपोर्ट लेके वहां से आज पहला दिन है जब स्टॉक ने एक अच्छी खासी रिकवरी दिखाई है। ये स्टॉक जैसे ही 875 का लेवल ब्रेक करेगा तो हमको ऊपर में 950 तक के लेवल्स लगता है आने वाले कुछ ही दिनों में देखने को मिल सकते हैं। आज जिन्होंने भी पोजीशन लॉन्ग करी है हमारा राजा के अंदर होल्ड करें और फ्रेश लॉन्ग बना सकते हैं। 875 इमीडिएट रेजिस्टेंस जैसे ही ब्रेक होता है 950 के टारगेट हो सकता है हफ्ते से 10 दिन के अंदर ही देखने को मिल जाए। ये आइडिया बार बार 116-18 की रेंज में आकर अटक जाता है। क्या यहाँ लेना चाहिए 113 पर या इंतजार करें फिर से नीचे आने का? आ गया अनिल जी, आज जितना ऊपर आना था उतना वापस इसको अवॉइड करना चाहिए। 116 120 इसके इमीडिएट रेजिस्टेंस लेवल है। 16 के ऊपर सस्टेन करे तो 120 फ्रेश ट्रेंड इसके अंदर 120 के बाद ही देखने को मिलेगा। जब तक 120 का लेवल ब्रेक नहीं होता है तब तक आइडिया 100 रुपए और 120 की बैंड में घूमेगा। आज न्यूज का इंपैक्ट है, खत्म हो चुका है, अब फ्रेश बाइंग नहीं करनी चाहिए। चलिए, अपना श्योर लॉन्ग या शॉर्ट है तो थोड़े शॉर्ट भी पूछने पड़ेंगे आपको। एचसीएल टेक 2% नीचे है, 7% ओपन इंटरेस्ट बढ़ा हुआ है, इसे शॉर्ट किया जाए? यस बिल्कुल। एचसीएल टेक के अंदर वीकनेस देखने को मिल रही है। हो सकता है थोड़ी सी वीकनेस और आएगी जिसके अंदर 25 से 30 रुपए का फॉल हमको देखने को मिल सकता है। एचसीएल टेक के अंदर सेलिंग की जा सकती है 882 और 850 के बीच में, स्टॉप लॉस 860 के आसपास और नीचे में टारगेट 820 810 के लेवल देखने को मिल सकता है। और टोरेंट पावर 193 पर 2% नीचे और यहाँ भी ओपन इंटरेस्ट 7-8% बढ़ा हुआ है। यहाँ पर क्या करेंगे? टोरेंट पावर के अंदर अनिल जी थोड़ा सा वीकनेस देखने को मिल रहा है। आज हो सकता है शायद और वीकनेस देखने को मिले जिसके अंदर स्टॉक नीचे में 185 तक के लेवल्स दिखा सकता है। कोई बड़ी वीकनेस तो नहीं लग रही कि ज्यादा बड़ी वीकनेस देखने को मिलेगी, बट 85 तक के लेवल्स 185 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। अगर आज प्योरली इंट्राडे पर्सपेक्टिव से या 2 से 3 दिनों के हिसाब से कोई शॉर्ट बनाना चाहता है, इंट्राडे तो नहीं 2 से 3 दिनों के हिसाब से अगर कोई शॉर्ट बनाना चाहता है तो 196 का स्टॉप लॉस होगा और नीचे में 185 का टारगेट होगा। एनबीएफसी में क्या खरीदेंगे? देखिए, श्रीराम ट्रांसपोर्ट बड़ा भागा है आज, जोर से 6% ऊपर है। एमएनएम फाइनेंस 5% ऊपर है। आईएफसी 3% ऊपर है। इसके अलावा भी ऑप्शन है आपके पास, डीएचएफएल वगैरह, भारत फाइनेंशियल। क्या खरीदेंगे? एक तो महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस में आफ्टर ए फॉल एक तेजी देखने को मिल रही है। आई थिंक महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस को अभी ले लेना चाहिए क्योंकि आज इसका फर्स्ट डे है जो लोअर लेवल से तेजी दिखा रहा है। 290 के आसपास ये अभी ट्रेड कर रहा है। इसको बाइंग करें इमीडिएटली। स्टॉक का टारगेट 300 रुपए अगर इस बार क्रॉस करता है तो हमको 300 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो एम&एम फाइनेंस को प्रेजेंट लेवल्स पे ही बाय करना चाहिए। दूसरा एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस बहुत दिनों के बाद रेंज बाउंड मूव से निकला है। 600 इमीडिएट लेवल है, वो ब्रेक होते ही 650 तक के लेवल्स हमको अगले हफ्ते तक देखने को मिल सकते हैं। दोनों ही स्टॉक पे वॉच रखना चाहिए और बाय कर लेना चाहिए। अरविंद 405 पर क्या बाय है अभी भी? 9% आज ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है यहाँ पर। यस बिल्कुल। आज 400 के ऊपर अगर क्लोजिंग देखने को मिल गई तो अरविंद के अंदर हमको 450 से 430 तक के लेवल्स हमको इमीडिएटली देखने को मिलेंगे। आई थिंक अरविंद के अंदर जो भी लोगों ने 1-2 दिनों में बाइंग करी है होल्ड करें। फ्रेश बाइंग भी अभी इनिशिएट कर सकते हैं क्योंकि आज लगता है इसके अंदर हमको ब्रेकआउट 400 के ऊपर क्लोजिंग देखने को मिलेगा जो कि ये ब्रेकआउट मूव हो जाएगा और इसका मूव हमको 425 430 तक एक्सटेंड होगा। तो आने वाले दिनों में प्रेजेंट लेवल से 20 से 30 रुपए की तेजी और मान के चले बाय करना चाहिए।
IRB इंफ्रा में भी ब्रेकआउट है, कोई 5% भागा है आज और 10 लाख शेयर 11 लाख शेयर जुड़े हैं आज ओपन इंटरेस्ट में। यस एब्सोल्युटली अनिल जी, 240 का अगर हमारा 2-3 दिन पहले का इसमें व्यू था, वो लेवल इसने आज ब्रेक कर दिया है। 240 ब्रेक होने के बाद ये 260 के टारगेट्स के लिए ओपन हो जाता है, जो कि जल्दी ही देखने को मिलेगा। आई थिंक प्रेजेंट लेवल्स पे इसके अंदर बाय बन रहा है। प्रेजेंट लेवल से अगर कोई छोटी मोटी 2 से 4 रुपए की गिरावट मिलती है तो वो बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। ऊपर में टारगेट 252 और 260 के लेवल्स जल्दी देखने को मिल सकते हैं। शुक्रिया आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए सुमित। और लेंगे एक ब्रेक, और ब्रेक में जाने से पहले 9100 पर पहुंचा हुआ निफ्टी मिड कैप इंडेक्स में दमदार तेजी बनी हुई है। देखते हैं आखिरी पौन घंटे का एक्शन किस तरफ ले जाता है बाजार को। क्या 9125 एक और नया हाई आज बन सकता है। ब्रेक के बाद हमारे साथ दो नए एक्सपर्ट जुड़ने वाले, फंडामेंटल राय देने के लिए सिद्धार्थ सेडानी और तकनीकी राय देने के लिए सर्वेंद्र श्रीवास्तव, इस छोटे से ब्रेक के बाद। आखिरी सौदा में आप सबका स्वागत है और हमारे साथ है अब बाजार पर फंडामेंटल राय देने के लिए आनंद राठी ग्रुप के सिद्धार्थ सेडानी और साथ ही तकनीकी राय देने के लिए मार्केट एक्सपर्ट सर्वेंद्र श्रीवास्तव। आप दोनों का स्वागत है CNBC आवाज पर। सिद्धार्थ, पहले तो आप बताएं कि चूंकि अहम बैठक है आज देर रात अमेरिका में फेड की, इस बैठक के पहले क्या करना चाहिए? निवेश किया जाए या थोड़ा इंतजार कर लें? क्या सलाह है आपकी? नमस्कार, गुड आफ्टरनून। अभी फेड की जो बैठक है इसमें मोरलेस जो एक्सपेक्टेड लाइंस है 25 बेसिस पॉइंट एक बढ़ाने की बात है। साथ ही साथ हम जानते हैं कि इन्फ्लेशन जो इनका टारगेटेड था उसके करीब डेटा आ रहे हैं, जॉब के डेटाज भी अच्छे आ रहे हैं, तो मेरे हिसाब से 25 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी होनी चाहिए, विच इज जो मार्केट में बहुत हद तक डिस्काउंटेड है। हम मानते हैं कि यहाँ पे अच्छे चुनिंदा शेयर्स पे पोजीशन जरूर बनानी चाहिए। हालांकि जो इलेक्शन रिजल्ट्स के बाद जो हमने मार्केट में फ्लरी देखी है कल, उसके बावजूद भी आज अगर फेड का एक्सपेक्टेड लाइंस पे रहता है तो मैं मानता हूँ मार्केट यहीं रहेगा ज्यों का त्यों। यहाँ पे अच्छे चुनिंदा शेयरों को अक्यूमुलेट करने की सलाह रहेगी। इन केस अगर कमेंट्री थोड़ी नेगेटिव रहती है तो कहीं भी अगर करेक्शन दिखता है 100-200 पॉइंट का निफ्टी में, वो एक खरीदारी का समय रहेगा। ओके, तो डिप्स पर खरीदारी का मौका जरूर आप ढूंढे। वीके शर्मा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शर्मा जी, बाजार थोड़ा सा सर्कमस्पेक्ट है, क्या ये फेड बैठक के पहले की हल्की सी नर्वसनेस है या फिर एकदम हल्के होकर उस बड़े इवेंट का इंतजार है? क्योंकि सारी रिपोर्ट्स तो यही सजेस्ट कर रही हैं कि एक डेफिनेट रेट हाइक होगा, भले ही वो 4 बेसिस पॉइंट का हो। बिल्कुल, 1/4 ही इंटरेस्ट रेट हाइक आएगा यूएस में, और इसके भारतीय बाजारों को बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, ये हमने पहले भी कहा था और अब फिर दोबारा दोहरा रहा हूँ। कल देखिए कि हमारा जो रुपए है, अगर हम यूपी इलेक्शंस के बाद देखें तो हमारा जो रुपए है डॉलर के सामने 1 रुपए से ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है। यानी कि अब हम $1 अब कम डॉलर लगेंगे, कम रुपए लगेंगे $1 खरीदने में। तो ये हमारे कॉन्फिडेंस का नतीजा है और मैं नहीं समझता कि 0.25% जो वहां पे रेट बढ़ेंगे इससे हमारा कोई रुपए भी बहुत वीक होगा, इसका कोई बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो मार्केट ऑलरेडी डिस्काउंटेड है। वो ये जो चिंताएं उन लोगों को हैं जो बाजार को उतना बारीकी से नहीं समझते या महज अपना टेक्निकल लेवल देखिए ट्रेड कर रहे हैं। अच्छा शर्मा साहब, ये बात तो सही है कि 1/4% ब्याज दरें बढ़ेंगी तब तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन जेनेट येलन क्या कुछ बोलेंगी जी जिससे अच्छा या खराब हो सकता है? क्या 2 रेट हाइक इस साल की और डिस्काउंटेड है या इससे कम ज्यादा? जी, देखिए इस साल की 2017 के 3 जो हाइक हैं वो डिस्काउंटेड हैं, पर अगर उन्होंने 4 का बोला तो वो डिस्काउंटेड नहीं है। वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है बाजार पे, वरना ये अगर 3 ही आती है तो किसी प्रकार का कोई इशू नहीं है। मैं समझता हूँ कि बाजार अगर आज इसमें हल्का होता है और कल बाजारों में थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग आती है तो एक अपॉर्चुनिटी होगी, बिकॉज उससे उन लोगों को सावधान रहना पड़ेगा जिनके ऊपर के कॉल्स अभी उन्होंने राइट करके छोड़ रखे हैं। मेरे ख्याल से डर वहां पे रहना चाहिए। अच्छा शर्मा साहब, एक बात और बताइए जी। फर्ज करें कि फेड चेयरपर्सन कुछ ना करें इस बार, वो सबको सरप्राइज दे कि चलिए छोड़िए इस बार ब्याज दरें नहीं बढ़ाते, अगली बार करेंगे, तो क्या होगा? वैसे तो हमारे भारतीय बाजारों के लिए तो चीज बहुत अच्छी है, लेकिन ये इसका मार्केट पे एक नेगेटिव असर पड़ सकता है इस मामले में
कि उनको क्या ऐसा लग रहा है यूएस की इकोनॉमी में, क्या इकोनॉमी सुधार नहीं कर रही है। इनफैक्ट अगर ब्याज की दरें बढ़ती हैं और उन्हीं बताए हुए तरीके से बढ़ती हैं जो मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है, तो इसमें किसी प्रकार की किसी को भी चिंता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर 0.25% बढ़ता है और आगे बोलती भी है कि हम और बढ़ाएंगे, डेटा डिपेंडेंट रखेंगे, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन और क्योंकि ये दर्शाता है कि इकोनॉमी हेल्दी है, तो अगर नहीं बढ़ाना तो और कोई कारण उन्होंने नहीं बताया। एक कारण तो ये हो सकता है, मान लीजिए फर्जी ऐसा हो भी, एक कारण यही हो सकता है कि हम जानना चाहते हैं कि वो कितना, क्योंकि उनको जो स्कीम लेके आ रहे हैं इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए, उसका उन्होंने खुलासा किया नहीं है ट्रंप साहब ने अभी तक। वो सिर्फ बयान देते आए हैं, उनमें उन्होंने जो मास नहीं भरा अभी तक। तो वो जब कभी आएगा, इसके ये कारण अगर हो तो अलग बात है। बाकी मेरे ख्याल से 0.25% इज कास्ट इन आयरन, उसमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, ये बताइए शर्मा साहब, किस लेवल के ऊपर डॉलर इंडेक्स निकलेगा तो खतरे की घंटी बजेगी? सर ये तो मैं तो अभी अपनी गाड़ी ठकराने आया हुआ था, कोई बात नहीं, पर मैं समझता हूँ कि 100 जो भी अभी लेवल है जहाँ से 105 अभी चल रहा है, 101.50, हाँ 105 का लेवल है तो ही चिंता की बात है, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, बहुत दूर है वो तो, फिर ये मीटिंग से तो कुछ होने वाला है। शुक्रिया सर आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए और फेड की बैठक को विस्तार से समझाने के लिए। तो देखिए साफ है मामला, एक रेट हाइक आज और दो, कम से कम दो और अगर फेड चेयरपर्सन कहे कि साल भर में करेंगे तब तक तो कोई दिक्कत ही नहीं। कुछ लोग 3 भी मान रहे हैं, 2 से 3 वाला मामला है, 2 तो है ही है पक्का। तो मतलब कुल मिलाकर आराम से, हाँ अनलेस कि वो कहते हैं कि इस साल नहीं, हम तो अगले 6 महीने में अगली 2 मीटिंग में 2 बार रेट बढ़ाएंगे, तो फिर शायद हर्षदा थोड़ा बहुत मूड लोगों का बिगड़ना शुरू है। लेकिन हाँ एक इंटरेस्टिंग बात है, अगर इस बार फेड ने रेट किसी वजह से नहीं बढ़ाई तो बाजार गिरेंगे और यूएस वाले जोर से गिरेंगे। हाँ। क्योंकि फिर क्या है, लोगों को डर क्या रहेगा कि इसका मतलब क्लियर है कि अमेरिका की इकोनॉमी उतनी स्ट्रांग है नहीं जितनी लोग मान रहे थे। तो वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। बढ़ानी तो चाहिए इस बार, मतलब कई बार मार्केट का मूड कैसा हो जाता है हाँ, तो देखना होगा। और ये बड़ा डिसीजन ऑफ कोर्स आज रात 11:30 बजे के बाद आएगा और इसका इम्पैक्ट ऑफ कोर्स हम कल सुबह में भापेंगे, आपको बताएंगे आपकी क्या ट्रेडिंग रणनीति होनी चाहिए। लेकिन आप जो रुपए और डॉलर की बात कर रहे थे अनिल, जिस तरह से रुपया कुछ मजबूत हुआ है स्पेशली कल के सत्र में, और आज फिर हमने देखा कि कुछ इंटरवेंशन आरबीआई की ओर से आया, 65-41 के आसपास उन्होंने बिकवाली की थी। इस पर सिद्धार्थ आपकी क्या सलाह होगी? पूरे टेक स्टॉक्स जो फिसले हैं, कितने मार्जिन प्रेशर का अनुमान लगाया जा रहा है? क्योंकि थोड़ा सा डर तो है कि इनका बिजनेस बिगड़ेगा। ये काफी दिनों से ये अटकलें जरूर है कि इनका बिजनेस बिगड़ेगा, मार्जिन्स में हिट आएगा, और साथ ही साथ H1B वीजा के जो भी पॉलिसीज लाई गई है यूएस एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा, तो उसमें मैं मानता हूं कि 70 से 80 बेसिस पॉइंट पे एक हिट जरूर आना चाहिए आईटी मेजर्स पे। पर हम मानते हैं कि ये सारा कुछ बहुत कुछ आईटी स्टॉक्स में दिख रहा है, प्राइजेस में दर्शा रहा है। मिड कैप आईटी में हम मानते हैं कि खरीदारी जरूर करनी चाहिए। हम मानते हैं कि परसिस्टेंट सिस्टम, मजेस्को, सायंट, ये सारी कंपनियां मिड कैप श्रेणी में हम मानते हैं ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकती है 2 साल के नजरिए से। तो अभी आईटी में जब इतनी नेगेटिविटी छा गई है तो इस पे थोड़ी सी शॉपिंग जरूर करनी चाहिए। अच्छा। और आपका टॉपिक क्या रहेगा? अगर इस समय आप कह रहे हैं शॉपिंग कर लेनी चाहिए तो क्या खरीदें? परसिस्टेंट सिस्टम एक बहुत उम्दा शेयर है। इनका आईबीएम के साथ करार होने के बाद हम मानते हैं कि आने वाले टाइम में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आ सकता है, मार्जिन्स इंप्रूव हो सकते हैं। परसिस्टेंट सिस्टम एक है, दूसरा है मजेस्को। हम मानते हैं कि यहाँ पे भी ऑपरेटिंग एफिशिएंसीज थोड़ी बेहतर होते जा रही है, मार्जिन्स भी अच्छे हो रहे हैं, डील अच्छी आ रही है। तो ये दोनों ही कंपनियों पे नजर जरूर रखी जा सकती है, इस पर बाइंग जरूर की जा सकती है। सर्वेंद्र, एक बढ़िया शॉर्ट बताइए ट्रेडिंग के लिए आईटी में। इन्वेस्टमेंट के लिहाज से खरीदना तो ठीक है जो कह रहे हैं सिद्धांत साहब, लेकिन ट्रेडिंग के लिहाज से शॉर्ट किसे करना है? आई थिंक क्लियरली अगर ट्रेडिंग के हिसाब से देखें तो एचसीएल टेक एक शेयर है जो लास्ट तकरीबन 1 महीने से 860-870 पे उसमें सप्लाई आ रहा है। और आज जिस तरह से मोमेंटम में थोड़ा सा एक इन्वर्जन आया है और थोड़ा सा सेल साइड की रीडिंग्स आ रही हैं, अभी क्लोज तो अभी भी 40 मिनट बाकी है, बट लग रहा है कि वो रीडिंग्स आ जाएंगी। तो 800-810 की तरफ ये स्टॉक फिसल सकता है। और अगर 842 का भाव अभी चल रहा है, 860 के ऊपर एक स्टॉप लॉस रखें, 861 के ऊपर और शॉर्ट कर सकते हैं। ओके। अच्छा, एक ये सिराज साहब, सिद्धार्थ जी ये जरा बताइए, आप HPVPIO से चल क्यों नहीं रहे? आज तो एकदम परफेक्ट दिन इन तीनों शेयरों के लिए। क्रूड देखिए नीचे है, रुपया स्ट्रांग है, इससे बढ़िया क्या चाहिए?
जी बिल्कुल, क्योंकि क्रूड नीचे है, ये कई दिनों से ये अटकले, क्योंकि क्रूड ऊपर के दौर से काफी नीचे आया है। मैं मानता हूं कि यहाँ से और 2-3% भी नीचे हो सकता है, तो ये स्टॉकों में कुछ एक तेजी जरूर होनी चाहिए। दूसरी बात की जो एचपीसीएल और ओएनजीसी की जो बात चल रही थी, इसके मुकाबले भी हम मानते हैं कि बीपीसीएल में काफी अच्छा वैल्यू बनते दिख रहा था यहाँ से, क्योंकि बात तो एचपीसीएल और ओएनजीसी की चल रही थी, बीपीसीएल 10% नीचे आ गया था। तो ओवरऑल पर्सपेक्टिव से डेफिनेटली ओएमसी इस पे जरूर दाव लगाना चाहिए, बट हम मानते हैं कि इसमें अगर कोई एक कंपनी को चुनना है तो बीपीसीएल भारत पेट्रोलियम को चुनना चाहिए। ओके, तो ये फिलहाल अपॉर्चुनिटी जहां पर खरीदारी करनी चाहिए। सर्वेंद्र श्रीवास्तव हमारे साथ बने हुए हैं। सर्वेंद्र, पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से गॉडफ्रे फिलिप्स में काफी तेजी बनती दिखाई दी है, बताइए चार्ट्स की ओर से क्या इशारा है? आई थिंक क्लियरली काफी ज्यादा चल गया है स्टॉक, अगर देखें, और आज भी करीब 17-18% ऊपर है। तो आई थिंक इस मूव में तो एक जो मलाई बोलते हैं वो थोड़ी निकल गई है। अब एक थोड़ा थ्रोबैक आए करीब 1200-1210 पे, तो वहां पे रिस्क रिवॉर्ड्स अच्छे हो जाएंगे। बट यस, अगर किसी को डिलीवरी लेके रखना है और किसी के पास अगर ऑलरेडी डिलीवरीज हैं, तो आई थिंक काफी डिसेंट सा मूव है, काफी अच्छे वॉल्यूम्स हैं। ये जरूर देखना पड़ेगा आज की शाम को डिलीवरीज कितनी उठ रही है परसेंटेज में, और अगर इतनी सारी ट्रेडिंग हो रही है 13-14 लाख शेयर जो कि रैली स्टॉक में होता है, तो उसमें से डिलीवरीज कितनी उठती है वो देखना पड़ेगा। बट आई थिंक ओवरऑल सेटअप्स पॉजिटिव हैं, और अगर किसी के पास डिलीवरीज हैं तो रखना चाहिए। ये तो डिलीवरी वाला स्टॉक है, इसमें तो ट्रेडिंग तो परसेंटेज मेरे ख्याल से बहुत ही कम ही होने वाला है, जो कुछ होगा डिलीवरी वाला ही होगा मामला। अच्छा, एक और स्टॉक है, ये बड़ा सिद्धार्थ, आप ट्रेड करते हैं क्या इंडो काउंट को? क्योंकि बड़ी तेजी में आया नहीं ना, ठीक है। चलिए चार्ट्स पर पूछता हूँ सर्वेंद्र को, क्या हुआ इस स्टॉक में? भागा है बड़ी तेजी से अभी, और एफएनओ में टॉप गेनर हो गया, और ओपन इंटरेस्ट में भी टॉप गेनर है। 9 लाख शेयर जो है 27% ओपन इंटरेस्ट बढ़ा। अभी पिछले आधा घंटे में बड़ी तेज दौड़ लगाई देखिए शेयर ने। या बिल्कुल, आई थिंक काफी दिनों से कंसोलिडेट हो रहा था स्टॉक, और अब आई थिंक उस रेंज से निकलने की कोशिश कर रहा है। थोड़े रिवर्सल सेटअप्स भी हैं, अच्छे हैं। आई थिंक 190 के ऊपर सस्टेन करना जरूरी है, बट स्टॉक के लिए तो 190-191 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो आई थिंक इजीली 10 से 15 पॉइंट और एडअप कर सकता है। तो मेरे हिसाब से क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है, 90-91 के ऊपर सस्टेन करना जरूरी है स्टॉक के लिए। फ्रेश ब्रेकआउट है, इसमें कोई शक नहीं है, वॉल्यूम्स अच्छे हैं, तो मेरे हिसाब से डेफिनेटली बाय क्लोज ये 90-91 के ऊपर अगर बंद हो रहा है तो मेरे ख्याल से 10 से 15 पॉइंट के अपसाइड के लिए, जो कि आपको एक 205 जैसे टारगेट्स ऊपर में ट्रेड करने के लिए मिल जाएंगे, और 184 का उसमें स्टॉप लॉस लगाएं। ओके, तो 184 का स्टॉप लॉस और 191-92 के आसपास अगर समाप्ति, तो एक नई तेजी की तरफ इशारा जरूर है। 8% भागा है। टीटागढ़ वैगन्स इस समय 5% की तेजी दिखाता हुआ। टेक्स रेल में 3.5% से ज्यादा का मूव। कुछ रेलवे कंपनियों में भी अच्छी तेजी बनती दिखाई दे रही है। सिमको एक और काउंटर जहां पर हमने देखा है 5% प्लस का उछाल देखा गया है। आउट ऑफ द वे ये स्टॉक्स जाकर तेजी दिखा रहे हैं। सिद्धार्थ, इनमें से कोई जो आपके रेडार पर है? देखिए, ये सारे फ्लेवर रेलवे के पहले रहते हैं, बजट के पहले जरूर रहते हैं, बट अब कुछ एक समीकरण बदलते दिख रहे हैं। ऑर्डर बुक स्वेल हो रहे हैं, ऑर्डर बुक आ रहे हैं, तो इन सारे शेयरों में हम मानते हैं कि अगर कोई स्टॉक देखना हो तो टीटागढ़ वैगन एक हो सकता है। साथ ही साथ जो सिग्नलिंग से जुड़ा हुआ एस्ट्रा माइक्रो भी थोड़ा देखा जा सकता है। तो मैं मानता हूं कि ये रेल स्टॉक्स में कुछ एक ऑर्डर बुक की बढ़ोतरी जरूर दिख रही है। तो इसमें से अगर कोई एक स्टॉक चुनना हो तो मानते हैं कि टीटागढ़ वैगन एक हो सकता है, जिसमें एक परफॉर्मेंस आ सकता है आने वाले समय में। टीटागढ़ वैगन, ये अगर आप रेलवे स्टॉक में निवेश करने का सोच रहे हैं। सिद्धार्थ की है पसंद। ब्रेक का वक्त, और ब्रेक के बाद 3 बजने वाले निफ्टी पर कॉल्स आपके लिए 3 एक्सपर्ट्स की तरफ से इस ब्रेक के बाद। 5 अंक नीचे है सेंसेक्स, निफ्टी 7 अंकों की मजबूती के साथ, और मिड कैप इंडेक्स में देखिए 150 अंकों का उछाल, 1% की तेजी, 60 अंक ऊपर आपको नजर आएगा बैंक निफ्टी इस वक्त 1/4% की मजबूती के साथ। आइए बता दूं आपको कि किस तरह का कारोबार यूरोप के बाजार कर रहे हैं, उससे अंदाजा लगे कि दुनिया भर के बाजारों में आज रात को चल रही फेड की अहम बैठक से क्या कुछ उम्मीदें हैं। मामूली से हरे निशान में बाजार है, तो कोई खास बड़ा उतार चढ़ाव है नहीं। डाउ फ्यूचर्स भी देख लीजिए, उससे अंदाजा लगेगा कि अमेरिका के लोग किस तरह से मानकर चल रहे हैं इस मीटिंग को। 32 अंक पर है डाउ फ्यूचर्स, लेकिन थोड़ा सा नीचे है इस वक्त S&P फ्यूचर्स। तो कोई खास बड़ा रुझान ऊपर या नीचे की तरफ बनता नजर नहीं आ रहा है। बच चुके हैं 3 और वक्त है
इस वक्त निफ्टी पर आपके लिए टॉप ट्रेडिंग कॉल्स लेने का। तो चलिए निफ्टी पर कॉल्स लेते हैं। सबसे पहले सीमित भौमिक कह रही कि निफ्टी में करिए आप खरीदारी। 9045 ये है आपका स्टॉप लॉस का लेवल, 9135 और 9155 ये है दो टारगेट आपके लिए निफ्टी पर इस वक्त। वहीं वैशाली पारेख की भी राय आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। वही कह रही है निफ्टी में तेजी की ही पोजीशन होनी चाहिए, 9130 और उसके बाद 9150 ये कल तक के टारगेट्स हैं और स्टॉप लॉस इस ट्रेड में 9040 पर लगाइए। सर्वेंद्र श्रीवास्तव हमारे साथ है, संदीप वागले की भी राय लेंगे। सर्वेंद्र बताइए निफ्टी पर क्या कॉल? नहीं, बिल्कुल हर्षिता जी, देखिए कल जो ट्रेड इनिशिएट किया था उसी के साथ जाना चाहूंगा। ये गैप अप जो ओपनिंग हुई है उसको रिस्पेक्ट करना है और जब तक अब ये गैप फिल नहीं होता तब तक कोशिश यही है कि डिक्लाइन से बाय करके ही चलना है। तो आई थिंक कल जब हमने इनिशिएट किया था 9060 के आसपास किया था, अगर यहां से एक 20 पॉइंट घट जाता है तो आई थिंक रिस्क और ज्यादा बेहतर हो जाएंगे, वहां पे डेफिनेटली बाय करें। और 8994.40 का एक स्टॉप लॉस लगाएं 9000 के नीचे और टारगेट लेके चलें ध्यान में 9180 9190 नेक्स्ट 2 से 3 दिन के लिए स्ट्रेटेजी रहेगी। ओके, तेजी करें आप। ये राय है सर्वेंद्र की। वागले साहब हमारे साथ है, संदीप वागले साहब स्वागत है सर आपका भी। बताइए आपकी राय भी खरीदारी की बरकरार है ना? जी बिल्कुल, मैं 9030 के स्टॉप लॉस के साथ तेजी करूंगा फॉर अ टारगेट ऑफ 9230, शायद कल या परसों तक आना चाहिए। ओके, 9030 स्टॉप लॉस, 9230 टारगेट आपका अच्छा लगा मुझे। ये दोनों फ्यूचर्स के हैं कैश के हैं? नहीं, कैश के हैं। नहीं जी, वाह वाह, 9200 के पार, ये तो बढ़िया होगा अगर निफ्टी निकल जाए। तो ये राय वागले साहब की भी इस वक्त आपके लिए। चलिए हमारे साथ अब डीडी शर्मा साहब भी कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। रिस्क कैपिटल एडवाइजर के एक्चुअली हमारे साथ है। शर्मा साहब नमस्कार, स्वागत है आपका। सर बताइए क्या मौके बचे हैं अभी भी खरीदारी करने के बाजार में या बहुत भाग गया है? देखिए बाजार में तो खरीदारी करने के बहुत मौके हैं। मेरे ख्याल से जो लोग इंडेक्स के वैल्यूएशन देखते हैं वहां से कुछ निकलता जाता नहीं है। इंडेक्स वैल्यूएशन एक मिथ है। मेरे ख्याल से अगर आप इंडिविजुअल स्टॉक्स पे देखेंगे तो बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जहां तेजी की शुरुआत होती हुई नजर आ रही है और अगर इकोनॉमिक रिकवरी जैसा कि मानना है अब एक्सपर्ट्स का कि इस साल सेकेंड हाफ में डेफिनेटली जो है इकोनॉमिक रिकवरी हो जाएगी तो उसके बाद में अर्निंग मोमेंटम आएगा और उस समय आप देखेंगे बहुत सारे मिड कैप या लार्ज साइज के मिड कैप स्टॉक्स हैं, वहां पर अर्निंग ग्रोथ में एकदम से तेजी जो है वो बननी शुरू हो जाएगी और इसलिए खरीदारी के मौके बहुत हैं, डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। 9000 का आंकड़ा या आपने टॉप छू लिया इसका मतलब ये नहीं है कि सभी शेयर जो है वो टॉप पे आ गए हैं। बहुत सारे स्टॉक्स हैं जहां पर मैं समझता हूं कि बहुत अपॉर्चुनिटी है और बहुत लंबे समय के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। कोई ऐसा सेक्टर जो आपने आइडेंटिफाई किया है शर्मा जी जो अब तक ज्यादा हरकत में नहीं आया है लेकिन अब यहां से एक चर्न देखने को मिलेगा, तेजी की लीडरशिप शायद इसमें आएगी? देखिए ऐसा तो हो नहीं सकता है कि आइडेंटिफाई किया हो और अभी तक हरकत में भी नहीं आया हो, दोनों चीजें पॉसिबल नहीं है। लेकिन हाँ ये जरूर है कि हरकत में आया है उसके बावजूद भी पॉसिबिलिटीज अभी बहुत ज्यादा है। ऐसे बहुत सारे सेक्टर हैं, जैसे आप एग्जांपल लीजिए इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन कंपनियों का, जहां जो रेगुलेटरी चेंजेज हुए हैं, गवर्नमेंट ने उनके लिए फंड फ्री करने के लिए जो रूल्स बनाए हैं और साथ ही साथ जो काम मिल रहा है उनको ईपीसी का और इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन का, डिफरेंट जो इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स हैं चाहे वो गवर्नमेंट के हों चाहे वो प्राइवेट हों, उनके कारण बहुत सारी जो इंजीनियरिंग कंपनियां हैं उनकी ऑर्डर बुक बहुत स्ट्रांग है और गवर्नमेंट के जो नए नियम आए हैं उनके कारण उनको जो है पैसा रिलीज तेजी से अब होता जा रहा है। तो आने वाले साल में उनकी ग्रोथ बहुत ज्यादा आएगी। जैसे एग्जांपल दूं मैं आपको, जो मैं पहले रिकमेंड भी कर चुका हूं, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन है, अटलांटा है या सिंप्लेक्स इंफ्रा है या जे कुमार इंफ्रा है, इस तरह की जो कंपनियां इंफ्रास्ट्रक्चर की, वहां मैं समझता हूं कि बहुत पोटेंशियल है और अभी जो भाव आए हैं वो मैं समझता हूं कि बहुत मामूली बढ़त है। आगे आने वाले 2 सालों में आप देखेंगे इनके भावों में बहुत तेजी से वृद्धि होगी क्योंकि इनका काम बहुत बढ़ेगा और इनके मार्जिन्स और प्रॉफिट्स आने वाले सालों में बहुत तेजी से बढ़ेंगे। चलिए एक सेक्टर तो शर्मा जी ये हो गया इंफ्रा वाला, दूसरा सेक्टर बताइए और कौन सा पसंद है आपको? दूसरा देखिए जैसे फर्टिलाइजर कंपनियां हैं, फर्टिलाइजर कंपनियों में आप देख रहे हैं कि गवर्नमेंट जिस तरह का अभी जो एक रवैया अपना रही है उससे ऐसे लग रहा है कि अगले 1-2 सालों में गवर्नमेंट जो है
फर्टिलाइजर सब्सिडी भी जो है डायरेक्ट ट्रांसफर करने लगेगी, और डायरेक्ट ट्रांसफर जब होने की पोजीशन आ जाएगी उस समय फर्टिलाइजर सेक्टर को एक तरह से डीकंट्रोल कर दिया जाएगा, यानी कि फर्टिलाइजर जो है वो मार्केट प्राइस पे बिकेगा, यानी गवर्नमेंट की सब्सिडी की जो बर्डन है वो काफी कम हो जाएगी, क्योंकि डायरेक्ट जब गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, जैसा कि हमने ऑयल एंड गैस के क्षेत्र में देखा, तब जो है रियल में जो डिजर्विंग है उनको ही जाती है, और इसलिए सब्सिडी का अमाउंट गवर्नमेंट का कम हो जाता है, सब्सिडी बर्डन गवर्नमेंट पे कम हो जाती है। इंडस्ट्री के लिए जो एक तरह से फ्री प्राइसिंग हो जाएगी, मार्केट ओरिएंटेड प्राइसिंग हो जाएगी, तो उसके कारण उनके मार्जिन और उनकी इफिशिएंसी भी काफी अच्छी हो जाएगी, और इसलिए आने वाले 2 सालों में आप देखेंगे कि फर्टिलाइजर सेक्टर है वो भी काफी अच्छा परफॉर्म करेगा। और वहां पर जैसा मैं पहले भी रिकमेंड कर चुका हूं, जीएसएफसी बहुत अच्छा लग रहा है, आरसीएफ बहुत अच्छा लग रहा है, और आरसीएफ में तो विशेष रूप से उनके पास उनके प्रेजेंट मार्केट कैप से 10 टाइम से ज्यादा वैल्यू की लैंड एसेट है, जिसका मोनेटाइजेशन कभी भी अगले 2-3 साल के अंदर हो सकता है। इनफैक्ट आपने आरसीएफ मेंशन किया, तो हम पहले भी चर्चा कर रहे थे कि आज सरकारी कंपनियों में काफी एक्टिविटी बनती दिखाई दे रही है, और जैसे अनिल भी मेंशन कर रहे थे मुझे कि वो सीपीएसई का जो दूसरा इशू ईटीएफ आने वाला है उसको लेकर ट्रैक्शन है। अब पहले इशू को लेकर काफी उत्साह था, आज आप देखेंगे कौन से स्टॉक्स चल रहे हैं, ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन, आईटीडीसी, कॉनकॉर जैसे काउंटर्स हैं। सिद्धार्थ, इनमें से कोई जो आपको लगता है एक अच्छा बाय रह सकता है इस समय? देखिए, हम मानते हैं कि कॉन्कॉर जैसी कंपनियां काफी अच्छा परफॉर्म कर सकती है। हालांकि जो सागरमाला प्रोजेक्ट और इत्यादि प्रोजेक्ट्स है, इसमें ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन को भी एक फायदा जरूर मिलेगा। इनमें से कोई हमारे कवरेज में नहीं है, पर हम मानते हैं कि ये सारी कंपनियों को बहुत बड़ा बेनिफिट मिल सकता है जो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स है उस हिसाब से। ओके, सरकारी कंपनियों के शेयरों में बड़ा एक्शन होता हुआ दिख रहा है, तेजी होती हुई दिख रही है। सिगरेट स्टॉक्स पता नहीं क्यों भाग रहे हैं, गोडफ्रेट, गोल्डन टोबैको, आप ट्रैक करते हैं शर्मा साहब? नहीं, अनफॉर्चुनेटली मैं सिगरेट सेक्टर को ट्रैक नहीं करता, क्योंकि मेरे हिसाब से सस्टेनेबल ग्रोथ पोटेंशियल उसमें उतना अच्छा नहीं है जितना दूसरे कई सेक्टर्स में। अच्छा, और ये शिपिंग वाले, ये भी आज बड़ी तेजी में है, सारे के सारे शिपिंग स्टॉक्स, ड्रेजिंग, श्रेयस, मार्केटर, ग्लोबल ऑफशोर, लंबी लिस्ट है। कुछ पसंद है आपको इनमें? देखिए शिपिंग में डबल इम्पैक्ट आता है। एक तो जैसे ऑयल प्राइसेस पिछले 10 दिन में जो है 8 से 10% गिर गई है, उसका बेनिफिट शिपिंग को होता है, क्योंकि वहाँ मेजर जो है फ्यूल उनका जो है वो ऑयल है, उसके कारण उनकी जो है ऑपरेटिंग कॉस्ट कम हो जाती है और वो सीधा जो है प्रॉफिट के अंदर ऐड होती है। इसके अलावा जो गवर्नमेंट का लॉन्ग टर्म के बेसिस पे जो सागरमाला प्रोजेक्ट है या दूसरे जो काम है या ड्रेजिंग के जो काम है अलग अलग पोर्ट्स के ऊपर, उन सब के कारण जो है वो इस इंडस्ट्री को फायदा हो सकता है लॉन्ग टर्म। ओके, तो यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली लोगों ने ढूंढी है। अदानी एंटरप्राइजेज एक स्टॉक में रेडार पर आया था अभी जहां पर एक बहुत तगड़ा स्पाइक देखने को मिला है पिछले कुछ मिनटों में। संदीप आगे देखिए तो इसके चार्ट्स क्या कह रहे हैं। अदानी एंटरप्राइजेज क्या एक अपटिक दिखाएगा? 3.5% भागा है। संदीप, अदानी एंटरप्राइजेज का चार्ट देख सकते हैं आप? अर्षदा, ये जी अडानी एंटरप्राइजेज में क्लियर ब्रेकआउट है, मुझे लगता है यहाँ पर बाइंग करनी चाहिए। 99 के स्टॉप लॉस है, मुझे लगता है 105, 106 तक कल या परसों तक मिल जाना चाहिए। ओके, अदानी एंटरप्राइजेज में कर सकते हैं आप खरीदारी। रबर नहीं, टायर स्टॉक्स, इनमें खरीदारी की राय है क्या? शर्मा साहब, आपकी टॉप पिक क्या है? सब भाग रहे हैं, एमआरएफ, अपोलो, सीएट, अभी तो ये गोविंद रबर एक बचा हुआ था, ये भी 6-7% ऊपर है, शायद बालकृष्णा भी चल रहा होगा, जेके। बताइए, आप कोई एक शेयर चुनना हो तो कौन सा चुनेंगे? देखिए, एज सच टायर में मैं समझता हूँ जो शॉर्ट टर्म में रैली आ रही है वो इस कारण से आ रही है कि एक तो जो रबर की प्राइसेज है वो भी थोड़ी सॉफ्ट हो रही है, और दूसरा जो ऑयल से रिलेटेड इनका जो एनबीआर यूज में होता है, जो सिंथेटिक रबर यूज में आता है मैन्युफैक्चरिंग में, प्लस अदर जो कंज्यूमेबल्स आते हैं रबर मैन्युफैक्चरिंग में, वहां भी ऑयल प्राइसेज गिरने के कारण जो है वो एक सॉफ्टनेस आ सकती है। तो ओवरऑल रॉ मटेरियल प्राइसेज जब भी गिरती है और अगर आप प्राइसेज स्टेबल रख पाते हैं मार्केट में तो सीधा मार्जिन में इजाफा होता है, उसके कारण इन जनरल ये एक तेजी है। स्पेसिफिकली जो है मैंने भी किसी स्टॉक को जो है सेलेक्ट नहीं किया। आइडिया में जिस तरह का मूव देखने को मिला है शर्मा जी, आज ऑफ कोर्स वो डेवलपमेंट आया कि एटीसी के साथ जल्द ही वो टावर बिजनेस के सेल पर डील होती दिखाई देगी, और वोडाफोन की डील का तो हम इंतजार कर ही रहे हैं। ये टावर बिजनेस में अगर इनको ठीक ठाक वैल्यूएशन मिल जाती है, क्या वो वोडाफोन की डील और स्वीटन हो सकती है और स्टॉक में तेजी आएगी?
देखिए मेरे ख्याल से ये टावर की डील जब हो जाएगी उसके बाद मुझे लग रहा है कि स्टॉक पीक हो जाएगा, क्योंकि फंडामेंटल्स जो है वो सेक्टर के काफी वीक हैं, कॉम्पिटिटिव प्रेसेस बहुत ज्यादा है, कंपनियां लॉसेज में आ रही है और ऐसे में ये शेयर जो है करीब करीब तिगुना हो चुका है। तो मेरे ख्याल से सारे पॉजिटिव्स जो है ये टावर की डील होने के बाद करीब करीब प्राइसेस में बिल्ट इन हो जाएंगे। उसके बाद में मेरे ख्याल से अगले 2 साल तक के लिए इसमें कोई अपॉर्चुनिटी बचेगी नहीं। मेरा ये मानना है कि अगर ये 125-30 के आसपास तक शेयर जाता है तो उसके बाद इसके अंदर से जिनके पास ये है वो प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हैं। ओके, प्रॉफिट बुक करके निकले आप, ये राय है आपके लिए इस वक्त। लेकिन आदित्य बिरला नुओ ये एक और स्टॉक है जहां 12% ओपन इंटरेस्ट में इजाफा मुझे नजर आ रहा है। स्टॉक आज 2% मजबूत है, काफी तेजी भी हुई थी, दिन में 1545 तक पहुंचा था, 1525 के आसपास ट्रेड इसमें होता हुआ दिख रहा है। वागले साहब, इसके चार्ट पर क्या राय है आपकी? अनिल जी, क्लोजिंग जिस तरह से हो रहा है एटलीस्ट फ्यूचर्स में मैं इतना कंफर्टेबल नहीं हूँ। ऊपर से 20-30 रुपए की करेक्टिव मूव आई है, 46 का है और 20 रुपए की डाउनसाइड है, तो मैं थोड़ा सा वेट करूंगा। हालांकि डायरेक्शनल कॉल अप होगा बट बीटीएसटी के तौर पे मैं अवॉइड करूंगा इसको। ओके, तो दूर रहने की सलाह। फिलहाल बीटीएसटी की तरह ये स्टॉक में इतना मूव नहीं देखने को मिला है, लेकिन एमएनएम फाइनेंशियल्स एक काउंटर है। अनिल, यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट में भी कुछ ट्रैक्शन बन रहा है, 8-10% का उछाल ओपन इंटरेस्ट में स्टॉक आप देखेंगे 4-5% ऊपर। इस पर एक चेक ले लेते हैं। सर्वेंद्र, क्या देखा है? 290-91 पर आज है एमएनएम फाइनेंशियल। नहीं, बिल्कुल, आई थिंक स्टॉक रेगुलर कवरेज में है, तो काफी एक टाइट रेंज में रहा है। थोड़ा सा एक विप्सो नीचे में किया उसने, जहां उसने लोस तोड़े थे 280 के आसपास, बट आई थिंक ब्रॉडली 280 से 290 की रेंज में टाइटली रहा है। अब अपने लॉन्ग टर्म एवरेजेस के आसपास ही ट्रेड हो रहा है। आई थिंक आज का मूव में मोमेंटम क्लियरली टर्न हो रहा है, तो एज लॉन्ग एज ये स्टॉक अब 280 के ऊपर सस्टेन करता है, आई थिंक एक बार 305-310 के टारगेट्स ऊपर में डेफिनेटली पॉसिबल है। तो किसी को भी अगर ट्रेड करना है तो आई थिंक स्टॉप लॉस 280 के नीचे रखें और 305 का टारगेट ध्यान में रख के चले। सेंचुरी टेक्सटाइल आप ट्रेड करते हैं, बड़े दिनों बाद 1000 के पार निकला है, बड़े दिनों के बाद, क्या मेरे ख्याल शायद पहली बार ही होगा जहां तक मुझे याद है। क्या व्यू है आपका, इस पर खरीदा जाए इन लेवल्स पर? जी नहीं, इस पे हमारा कोई कवरेज नहीं है। आपके 400 मजबूत होंगे, ऊपर का टारगेट बताइए अब। वागले साहब, सेंचुरी। हाँ जी, बिल्कुल, मुझे लगता है ये मेरा वैसे बीटीएसटी का कॉल है और वो ये लेवल पे ही बाइंग कर सकते हैं। एक 7-8 रुपए का स्टॉप लॉस होगा और मुझे लगता है ये 1045-1050 तक कल या परसों तक जा सकता है। बीटीएसटी में 1 से 1.5% की अपसाइड मूव मैं देखूंगा। इनफैक्ट हम अगले 2 मिनटों में बीटीएसटी कॉल्स आपके लिए हाजिर करेंगे, उससे पहले सेंचुरी टेक्सटाइल में भी ट्रेड डेफिनेटली बनता दिखाई दे रहा है। बॉम्बे डाइंग, रैमको, ये दूसरे काउंटर्स है जहां पर अच्छी हरकत देखने को मिल रही है। इनफैक्ट बॉम्बे डाइंग में हमने देखा है काफी तगड़ा वॉल्यूम प्ले और 10-डे एवरेज से कहीं ज्यादा वॉल्यूम्स इसमें देखे गए हैं। सर्वेंद्र, रेडार पर है ये स्टॉक, बढ़ेगा या फिर इस समय एग्जिट कर लें? आई थिंक क्लियरली इसके अगर आप थोड़े स्लाइटली मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म सेटअप्स देखें तो काफी बुलिश सेटअप्स बने हैं। लास्ट अगर इसके क्वार्टरली सेटअप्स देखें तो 4 क्वार्टर से अच्छा एक्यूमुलेशन हुआ था, अब इस क्वार्टर में क्लियरली ब्रेकआउट आ रहा है। तो आई थिंक ट्रेडिंग के नजर से इसको ना देखें तो ज्यादा बेहतर रहेगा, बट थोड़ा सा अगर इसको 6 से 12 महीने के होराइजन से देखें तो आई थिंक क्लियरली 80-85 के टारगेट्स ऊपर में इसमें पॉसिबल हैं। और अगर पूरा 12 महीने होल्ड करते हैं तो आई थिंक 90-100 के रेंज में भी ये जा सकता है। तो आई थिंक 80-100 का टारगेट लेके चले, 6 से 12 महीने का होराइजन रखें और डिलीवरीज में काम करें, तो डेफिनेटली स्टॉक में बात बनती है। ओके, तो ये है राय आपके लिए बॉम्बे डाइंग में। एक्चुअली ये सारे जो थोड़ी रियल एस्टेट है इन कंपनी में, बॉम्बे डाइंग, सेंचुरी टेक्सटाइल, ये सारे शेयर बड़े तेज दौड़ लगा रहे हैं आज के सेशन में, मजबूत होकर एकदम ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पर अच्छी तेजी बनती नजर आ रही है, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन अगर कमजोरी है कहीं तो वो तमाम शेयरों में जो आईटी से जुड़े हैं। लेकिन एक और स्टॉक जो कल का स्टार परफॉर्मर था, लीवर, आज 1.5% कमजोर है, यहाँ पर थोड़ा नुकसान है। तो वागले साहब, इस पर आपकी क्या राय है? क्या निचले स्तरों पर खरीदारी की जाए या शॉर्ट करेंगे? नहीं अनिल जी, शॉर्ट करने का तो सवाल ही नहीं है। शायद ये कंसोलिडेशन या थोड़ा हल्का सा करेक्शन है जो कि 895-896 तक जा सकता है। मैं यहाँ पर और थोड़े से नीचे खरीदारी करूंगा। एक 10 रुपए का स्टॉप लॉस उसके नीचे रखे 887-888 का,
और मैं समझता हूँ ये 920, 930 कुछ दिनों में जा सकता है। ओके, तो चलिए यहाँ पर खरीदारी करें, निचले स्तरों पर मौका ढूंढे तेजी करने का। बज गए हैं 3:15 और वक्त है बीटीएसटी या फिर एसटीबीटी को। इसका एसटीबीटी का तो टाइम है नहीं, बीटीएसटी का जमाना है। चलिए विशाल मलकान कह रहे हैं कि आईआरबी इंफ्रा खरीद कर जाए और इस स्टॉक में 5.5% की आज मजबूती, 8% ओपन इंटरेस्ट बढ़ा, अच्छी तेजी की पोजीशन यहाँ बनती हुई दिख रही है और ये पसंद है विशाल को आज बीटीएसटी के तौर पर साफ तौर पर। विशाल का एक और स्टॉक है और वो है जेट एयरवेज। ये भी खरीद, लेकिन जेट एयरवेज दिक्कत है, बैन में चल रहा है, तो अगर आपको खरीदना तो फिर कैश मार्केट में खरीदना होगा। आज आप ओवरनाइट पोजीशन जेट एयरवेज में लेकर जा नहीं सकते, तो कैश में खरीदकर आप कल बीटीएसटी के तौर पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जेट एयरवेज में खरीदने की राय। वहीं मनीष शर्मा भी तेजी की ही पोजीशंस आपको बता रहे हैं। सीएच में तेजी की पोजीशन लीजिए, 1300 का टारगेट, 1220 का स्टॉप लॉस लगाइए। आइडिया में भी तेजी की पोजीशन आप ले सकते हैं, 120 का टारगेट इन्होंने दिया है और 110 पर स्टॉप लॉस लगेगा। सर्वेंद्र बताइए क्या ट्रेड्स लेंगे? दो ट्रेड्स, एक पहला वाला बीटीएसटी बैंकिंग स्पेस। आई थिंक क्लियरली अगर बैंक ऑफ बड़ौदा का देखें तो अपने क्रूशियल एवरेजेस से आज अच्छा टर्न प्राइसेस में दिख रहा है, तो मेरा मानना है 170, 171 ऊपर में इसमें पॉसिबल है। कल इसको बाय करके चलें, 163.40 का एक स्टॉप लॉस लगाएं, स्पॉट के लेवल्स हैं। और आईटी स्पेस में आई थिंक क्लियरली वीकनेस है, तो इन्फोसिस बेच के जाना चाहूंगा एसटीबीटी के तौर पे और 985 का टारगेट नीचे में लेके चलें इन्फोसिस में और एक स्टॉप लॉस लगाएं इसमें 1020 रुपए 60 पैसे पे। वागले साहब हमारे साथ है। वागले साहब, दोनों बीटीएसटी खरीदेंगे ना? बिल्कुल अनिल जी, दोनों ही बीटीएसटी होंगे। पहला होगा सेंचुरी, जो मैंने जिक्र किया पहले, 1014 का स्टॉप लॉस रखे फॉर अ टारगेट ऑफ 1035, और दूसरा होगा हीरो मोटोकॉर्प, 3340 के स्टॉप लॉस से बाय करे फॉर अ टारगेट ऑफ 3393। तो ये अपॉर्चुनिटीज ट्रेड के लिए तेजी की पोजीशन लेंगे तो बेहतर है। आज हमने एक रेसरेक्शन देखा है फार्मा कंपनियों में। कल भी वो सन फार्मा के लिए एक पॉजिटिव डेवलपमेंट में आई थी तो अच्छी तेजी बनती हुई दिखाई दी थी। आज हमने देखा है कई रिपोर्ट्स आई है पॉजिटिव इस कंपनी पर, हालांकि ये स्टॉक थोड़ा सा करेक्टिव मूव में है। और बायोकॉन को लेकर भी काफी अपबीट बाजार दिखाई दिया। शर्मा जी, क्या आप इस स्पेस में पिक करना शुरू करेंगे शेयरों को? किस तरह के स्टॉक्स अब लिए जा सकते हैं? देखिए, फॉर्चुनेटली बायोकॉन मेरा ओल्ड फेवरेट है और मैं, मेरे ख्याल से जब ये परफॉर्म नहीं भी कर रहा था दूसरे फार्मा शेयरों के साथ में, तब भी बुलिश था और अब भी बुलिश हूं। और अब बहुत सारे ट्रिगर्स हैं इसके लिए आगे जाकर के। कंपनी जो फार्मा या पर्टिकुलरली बायो फार्मा की R&D के अंदर मार्केट लीडर है इंडिया के अंदर और वर्ल्ड मार्केट में भी अपनी जो है पैठ बना रही है। इनका जो नया प्लांट है मलेशिया में वो चालू हो चुका है और वहाँ कैपेसिटी रैंप अप हो रही है। अगले 2 सालों में फुल रैंप अप हो जाएगी तो बहुत जबरदस्त वॉल्यूम्स और रेवेन्यू वहाँ से आएंगे, प्रॉफिट्स आएंगे। R&D फ्रंट के ऊपर मैं समझता हूँ कि ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज बहुत सारी डेवलप कर रही है। साथ ही साथ जो डायबिटीज की ड्रग है, इंसुलिन के दोनों तरह की चीजें ये डेवलप कर रही है। जो नॉर्मल ह्यूमन इंसुलिन है वो तो ये डेवलप कर ही रही है और बेच ही रही, वो तो ये डेवलप की हुई है और बेच ही रही है। साथ ही साथ जो ओरल इंसुलिन है वहां पर R&D में बिग वे में इनका काम चल रहा है और वहां अगर कुछ भी पॉजिटिव डेवलपमेंट होता है तो वो इस कंपनी के लिए एक माइलस्टोन साबित हो सकता है, क्योंकि ओरल इंसुलिन में दुनिया में सिर्फ 2 कंपनियां ही काम कर रही है और उसमें से एक ये है और एडवांस स्टेज पे रिसर्च है इनकी। और वहां अगर सक्सेस हाथ लगती है, कभी भी इमीडिएटली नहीं होगा, वहां 2-3 साल और लग सकते हैं, लेकिन वहां अगर सक्सेस इनके हाथ लगती है तो ये शेयर जो है करंट प्राइस से भी मल्टी बैगर हो सकता है। ओके, तो यहां से भी बायोकॉन में बढ़िया तेजी बनने की संभावना नजर आती है। आईआरबी इंफ्रा भी विशाल कह रहे थे, बीटीएसटी मुझे लगता है उनके टारगेट आज ही आ जाएंगे, ऐसा लग रहा है। ये तो भागना शुरू हुआ है स्टॉक फिर से 6-6.5% मजबूत होकर दिन के हाई पॉइंट पर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। इवन सेंचुरी टेक्सटाइल देखिए दिन के हाई पॉइंट पर आ चुका है। अब ये शेयर ये भी बड़ी तेजी से भाग रहा है। सेंचुरी भी किसी ने रिकमेंड किया था मेरे ख्याल से, देखना पड़ेगा। सेंचुरी में भी एक अच्छी तेजी बनती हुई दिख रही है। इसके चार्ट्स बता दीजिए वागले साहब। सेंचुरी का आपने ओके, आप ही का बीटीएसटी था, राइट? मैं वही सोचा था किसने लिया था। अमरा राजा बैटरी एक और स्टॉक है जहां पर बढ़िया तेजी बन रही है, 4% मजबूत है। यहां भी ओपन इंटरेस्ट अच्छा बढ़कर आया है, इस पर एक राय ली जाए। सर्वेंद्र, आप बताइए इसके चार्ट्स देखकर। स्टॉक मिस कर गया, 2 बोले आपने। बैटरीज
राजा बैटरीज। आई थिंक क्लियरली स्टॉक अगर आप देखें तो क्लियरली एक अप ट्रेंड में है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। और जो करेक्शंस जो इसके जो भी हैं, आई थिंक बेस आउट हुआ है ये स्टॉक लास्ट 3-4 महीनों में 830-840 के रेंज में, और आज पहला दिन है उसका जहां पे एक अच्छा टर्न दिख रहा है। तो आई थिंक अपर एंड ऑफ द रेंज जो उसकी रही है 1000 के आसपास, आई थिंक वहां तक तो डेफिनेटली इसमें पॉसिबिलिटी है। तो 980 और 1000 तक के लेवल्स ध्यान में लेके चलें, और आई थिंक थोड़ा सा इसमें ट्रेड ना करें और थोड़ा डिलीवरीज लेके चलें। तो आई थिंक 830 के नीचे स्टॉप लॉस रखें तो आई थिंक अच्छा पैसा बन सकता है। 980-1000 का टारगेट नेक्स्ट 3 से 6 महीने में इसमें डेफिनेटली पॉसिबल है। दिलीप, बिल्कॉन अगर आप देख सके वागले साहब, क्या इसमें करंट लेवल्स पर तेजी बनती है? स्टॉक देखिए 3.5% ऊपर है। हर्षदा, पैटर्न इतना मुझे क्लियर नहीं दिखाई देता है। आई वुड वांट फॉर अ क्लियरर मूव 340 के ऊपर जब ये निकलेगा तो मैं ज्यादा कंफर्टेबल रहूंगा। हालांकि आज ऊपर है, बट ऐसा कोई पैटर्न नहीं है जो सजेस्ट करता है कि बाय करें। अर्थ मिड कैप सरकारी बैंक, आपको कोई बैंक जो पसंद हो आप इन लेवल पर खरीदेंगे? देखिए, मिड कैप सरकारी बैंक में तो हमारी कोई कवरेज नहीं, हम नहीं मानते हैं कि यहाँ पे कोई एक ऐसी कंपनी है जिसको अभी पिक किया जा सकता है, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां जैसे कि आईओबी, यूको, जिसके अगर जीएनपी की बात करें तो 12 से 15% भी जीएनपी है, तो इसमें टर्न अराउंड होने में काफी समय लगेगा। मिड कैप प्राइवेट बैंक की अगर बात करें तो हम मानते हैं कि फेडरल बैंक हो सकता है, कर्नाटका बैंक में भी एक बाइंग जरूर की जा सकती है, और अगर सरकारी बैंक की देखनी है तो हम अभी भी एक ही चॉइस पे रहते हैं, वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। हम मानते हैं स्लिपेजेस भी काफी हद तक सुधर रहे हैं या फिर एक स्टेबल मात्रा में है। कंपनी का एक जो कंसोलिडेशन होने वाला है सब्सिडरीज के साथ, ये भी एक बहुत बड़ी पॉजिटिव खबर है। तो ओवरऑल पर्सपेक्टिव से मानते हैं कि सरकारी बैंकों में अगर किसी पे दाव लेना है तो वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे ही। शर्मा साहब, आपको कोई पसंद है मिड कैप सरकारी बैंक, या फिर ये आज चूंकि ये एक्स डेट भी हो रही मर्जर की, जो सरकारी स्टेट बैंक की जो 5 बैंक है, जो जिसमें से 3 लिस्टेड हैं, ये एसबीआई के साथ मर्ज हो रहे हैं, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर, जयपुर, मैसूर और ट्रावनकोर, क्या राय है आपकी? नहीं, देखिए, मेरा भी मानना ये है कि पीएसयू बैंक्स में अगर किसी को इन्वेस्ट करना है तो सबसे बढ़िया प्ले एसबीआई है, और इस मर्जर या कंसोलिडेशन के बाद में एसबीआई बहुत बड़ा प्ले हो जाएगा। साथ ही साथ क्रॉस सेलिंग अपॉर्चुनिटीज बहुत जबरदस्त होगी, और मेरे ख्याल से कंपैरेटिवली जो है वो एक तरह से इनकी जो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है वो भी काफी बेटर है दूसरे पीएसयू बैंक से। तो मेरे ख्याल से बेस्ट प्ले एसबीआई ही रहेगा। ओके, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी अगर आपने ढूंढनी है तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ही ढूंढ ले। टाटा ग्रुप कंपनियों में थोड़ा सा इंटरेस्ट आज है। अगर मैं दिग्गजों की लिस्ट देखूं तो टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, डीवीआर, टाटा पावर में थोड़ा सा ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है, लेकिन उससे बेहतर एक काउंटर जिस पर एक राय लेनी चाहिए वो है बीएचईएल। क्या एक नई री रेटिंग की तैयारी दिख रही है स्टॉक में? क्योंकि मुझे याद है कल परसों भी स्टॉक में कुछ खरीदारी हुई थी और ये काउंटर अब तक अच्छा रिटर्न दिखा चुका है। क्या कहेंगे सिद्धार्थ? जी बिल्कुल, एक री रेटिंग जरूर हो सकती है, हालांकि हमारे कवरेज में नहीं है, पर एक समय था 3 साल पहले का जो हम बात कर रहे हैं, 30% के ऊपर का मार्जिन हुआ करता था, जो अभी घटकर सिंगल डिजिट पे आ गया था। अभी कुछ एक बेहतर जरूर हुआ है। ऑर्डर बुक भी ज्यादा बेहतर होते जा रहा है आने वाले समय में, क्योंकि पिछले 2 साल से 2014 से जिस हिसाब से पब्लिक स्पेंडिंग की गई है, ये सारी कंपनियों में एक ऑर्डर बुक स्वेलिंग जरूर दिख रही है। प्राइवेट स्पेंडिंग थोड़ी सी कम है, जिस कारण से ऑर्डर बुक उतनी हद तक नहीं बढ़ रही है, बट ओवरऑल पर्सपेक्टिव से ये कंपनी में री रेटिंग जरूर होनी चाहिए, क्योंकि ओवरऑल पर्सपेक्टिव से अगर यहाँ से मार्जिन अगर समझिए 200-300 बेसिस पॉइंट से भी अगर बेहतर होते जाता है तो बॉटम लाइन बहुत ही सुंदर दिखने लगेगा। तो बीएचईएल पे जरूर री रेटिंग होनी चाहिए। शर्मा जी, कोई ब्रोकरेज कंपनी पसंद है आपको? काफी ब्रोकरेज स्टॉक्स में अच्छी तेजी दिखी है, जेएम, एडलवाइज, साथ ही मोतीलाल ओसवाल, रेलीगेयर आज 7% ऊपर है। कहाँ नजर है आपकी? देखिए, ब्रोकरेज कंपनियों में मैं समझता हूं कि मोतीलाल ओसवाल और आईआईएफएल जो है, ये 2 ऐसी कंपनियां जहां मैं समझता हूं कि ये अपॉर्चुनिटीज को काफी बेटर वे में बुना सकती है आने वाले समय में।
अब एक अपॉर्चुनिटी इन काउंटर्स में लोगों ने ऑफ कोर्स ढूंढी है, लेकिन आज मिड कैप्स में कुछ ऐसे स्टॉक्स भी हैं जो हल्के होते हुए दिखाई दिए। इनफैक्ट शुगर कंपनियों की हालत थोड़ी सी नरम पड़ती दिखाई दी है। बलरामपुर, बजाज हिंदुस्तान जैसे काउंटर्स, ये पूरा इलेक्शन सीजन में काफी तेजी का मोड बना था शर्मा जी, लेकिन क्या आपको लग रहा है इनकी प्रॉब्लम्स जो भी हैं वो सुलझती हुई दिखाई देंगी या फिर अब इट्स बैक टू स्क्वायर वन? नहीं, देखिए फिलहाल तो ये स्वीट स्पॉट में है और बेहतर पोजीशन में है। कारण ये है कि शुगर की प्राइसेस काफ़ी ऊपर है और करंट शुगर प्राइसेस पे अगर ये शुगर प्राइसेस मेंटेन रहती है तो करंट ईयर में भी शुगर कंपनियों की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी आएगी। लेकिन शुगर चूंकि एक ग्लोबल कमोडिटी है, इंटरनेशनल कमोडिटी है और आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि कब वापस साइकिल जो है बदल जाएगा या रिवर्स हो जाएगा, तो वो एक मेजर रिस्क है। वरना अभी तक जो सिचुएशन है उसके हिसाब से तो अभी भी शुगर कंपनियों के जो प्रॉफिट्स हैं और उनके मार्जिन्स हैं वो करंट शुगर प्राइस लेवल पे काफ़ी अच्छे हैं। और सारी जो बड़ी शुगर कंपनियां उन्होंने डाइवर्सिफाई भी किया हुआ है, इथेनॉल भी बनाती है और पावर भी बनाती है और इन सब के कारण जो है वो फिलहाल तो पोजीशन अच्छी है, स्वीट स्पॉट में है। रिस्क सिर्फ यही है कि कभी भी शुगर साइकिल चेंज हो गया, शुगर की प्राइसेस गिरनी शुरू हो गई तो फिर ये वापस जो है तकलीफ में आ सकती है। रियल एस्टेट स्टॉक में कोल्टे पाटिल, वागले साहब इसके चार्ट देखिए, आज 13-14% ऊपर है कोल्टे पाटिल और भारी भरकम वॉल्यूम के साथ ये ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है। इसके चार्ट पर क्या राय है, क्या खरीदना चाहिए इसे? अनिल जी, हमने एक 7-8 दिन पहले 110 पे रिकमेंड किया था, उसका टारगेट तो आ गया, लेकिन ये जो ब्रेकआउट है ये फ्रेश है, लेकिन थोड़ा लंबा स्टॉप लॉस आपको रखना होगा, एक 10 रुपए का। और फर्दर अपसाइड तो मुझे दिखता है 155 तक ये स्टॉक जा सकता है, तो 127 का स्टॉप लॉस रखें और थोड़ा हल्का सा करेक्टिव मूव आता है 134-135 के आसपास, वो बेटर लेवल्स होंगे। ऑन द अपसाइड 155-158 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं कुछ हफ्तों में। एक स्टॉक जिसमें वीकनेस देखने को मिल रही है टोरेंट पावर। सर्वेंद्र, या क्या यहाँ पर नई मंदी की पोजीशन ली जाए? देखिए 2% टूटा है काउंटर और इसके सामने ओपन इंटरेस्ट में बदलाव जो है वो 10% का है। मैं आई थिंक स्टॉक थोड़ा सा इरेटिक है ट्रेडिंग के लिए, तो स्टॉक इसके वॉल्यूम्स थोड़े इरेटिक रहते हैं और ट्रेडिंग के लिए तो इसको सलाह नहीं दूंगा। बट हाँ, क्लियरली इसमें आई थिंक 190-200 की रेंज में इसमें सप्लाई रही है लास्ट 3-4 दिनों में। अपने लॉन्गर टर्म एवरेज के आसपास आ गया तो कोई बहुत क्लियर ट्रेड तो इस समय नहीं बन रहा है बिकॉज लॉन्ग टर्म सपोर्ट्स के आसपास है। बट हाँ, अगर ये 189-190 तोड़ देता है किसी कारणवश तो आई थिंक उस तो 175-180 तक ये स्लिप कर सकता है। बट फिलहाल आई थिंक अभी तो अवॉइड करना चाहिए। आई थिंक 190 के ब्रेक पे ही बिल्कुल। और इस बीच बाजार थोड़े से हल्के हुए हैं, कोई खास नहीं। सेंसेक्स में भले आपको 75 अंकों का नुकसान दिख रहा है, लेकिन निफ्टी देखिए 8 अंक नीचे, दिन के निचले स्तरों के आसपास जरूर है, लेकिन कोई बड़ी कमजोरी हो वैसा नहीं और बाजार का मूड खराब हो वैसा भी नहीं, क्योंकि देखिए 5% ऊपर मिड कैप इंडेक्स दिख रहा है। लेकिन आज एक बात कहनी होगी, मिड कैप इंडेक्स में भी चुनिंदा मिड कैप शेयर ही भाग रहे हैं। ऐसा नहीं कि हर जगह तेजी होती हुई दिख रही हो, कुछ शिपिंग है, कुछ टायर हैं, इस तरह के शेयर दौड़ लगाते हुए नजर आ रहे हैं। तो 850 शेयर मजबूत है, 800 शेयर कमजोर है। बैंक निफ्टी मजबूत है, लेकिन उसमें ज्यादा योगदान सरकारी बैंकों का है। जी हाँ, इनफैक्ट एक वहीं पर फ्लेवर देखने को मिला है सरकारी बैंक का। नील, जैसे हमने पहले भी नजर डाली थी, चाहे वो कैनरा हो, यूनियन बैंक हो, ये काउंटर्स, बैंक ऑफ इंडिया जैसे काउंटर्स हैं जहां पर अच्छी खासी तेजी का मूव बनता दिखाई दिया। बैंक ऑफ बड़ौदा में हमने देखा बहुत स्विफ्ट गेन्स आज के सत्र में बनते दिखाई दिए हैं, तो पीएसयू इंडेक्स आउट परफॉर्मर जरूर आए। इसके अलावा हमने एक और चीज गौर की थी कि टेलीकॉम शेयरों में काफी स्ट्रेंथ। आइडिया ऑफकोर्स अपने टावर बिजनेस के साथ एटीसी के साथ डील होने की खबर पर यह काउंटर भागा। भारतीय एयरटेल में तो आज डाउनग्रेड आया है, उसके बावजूद स्टॉक थोड़ा सा संभलता हुआ आरकॉम में अच्छी तेजी बनती दिखाई दी। तो ये दो स्ट्रेंथ वाले पॉकेट्स थे दिग्गजों में। वहीं अगर आप देखेंगे टेक्नोलॉजी के लिए थोड़ी सी कमजोरी वाला दिन, क्योंकि रुपया मजबूत हुआ है और रुपए का मजबूत होना इन कंपनियों के मार्जिन पर प्रेशर डालता है। इसीलिए हमने देखा इन्फी, टीसीएस, टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक, इन सब में बिकवाली का ही दबाव बनता दिखाई दिया। वरना अगर आप दिग्गजों में गेनर्स पर नजर डालेंगे तो कई इंटरेस्टिंग स्टॉक्स आपको मिलेंगे।
भेल, ऑरबिंदो फार्मा, टाटा ग्रुप में टाटा पावर, टाटा मोटर्स, डीवीआर जैसे काउंटर्स में अच्छी खरीदारी। हीरो मोटोकॉर्प में भी हमने देखा अच्छी गेन्स बढ़ते हुए दिखाई दिए और टाटा स्टील एक और काउंटर जहां पर 1% से ज्यादा की बढ़त देखने को मिली है। तो इन काउंटर्स की ओर से सहारा था, लेकिन HUL, कोल इंडिया, ICICI बैंक जो कल 5-6% भाग रहा था उसमें कुछ ब्रीदर देखने को मिला है। एक्चुअली ये 2-4 दिग्गज ही हैं जिन्होंने बाजार पर दबाव बनाया। एक तो TCS, इन्फोसिस, तीसरा लीवर और चौथा ICICI बैंक। ये 4 दिग्गज हैं जिनसे दबाव बनाया सेंसेक्स पर। और मजबूती एक्चुअली बढ़ने वाले तो बहुत है, लेकिन ये वजन कम है। भेल जैसे वजन कम है, बैंक ऑफ बड़ौदा का वेटेज कम है, आइडिया का वेटेज कम है। ये ऐसे स्टॉक्स है जो निफ्टी से बाहर निकलने वाले हैं, ये भाग रहे हैं। आइडिया और भेल तो इतना मतलब सबसे कम वेटेज वाले स्टॉक भागे एक्चुअली। इस वजह से आपको तस्वीर उतनी मजबूत नहीं दिख रही, लेकिन क्लोजिंग बुरी नहीं है। 3-4 पॉइंट नीचे बंद होना कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 50-55 अंक नीचे बंद होना सेंसेक्स में दिक्कत वाली बात नहीं है। और बैंक निफ्टी भी देखिए अपने 21,150 के पहले टारगेट के ऊपर ही बंद होता हुआ दिख रहा है। तो ठीक है, क्लोजिंग सही है। चुस्त दुरुस्त से 870 शेयर मजबूत है, 800 से कम शेयर कमजोर है, तो बढ़ने वाले शेयरों की तादाद बेहतर है ही। निफ्टी फ्यूचर से एक बार देख लेते हैं आज कितनी प्रीमियम के साथ बंद हुआ है, किस तरह की पोजीशंस निफ्टी फ्यूचर्स में बनी है, वो आपके लिए ले आते हैं इस वक्त। उससे अंदाजा लगेगा कि ट्रेडर्स ने किस तरह की पोजीशन बनाई। देखिए प्रीमियम में 22 पॉइंट के 7-7.5 लाख शेयर यहाँ पर आज जुड़ कर आए हैं। तो ये है आपके लिए क्लोजिंग सेशन का एक बार प्रोविजनल बेसिस पर क्लोजिंग। फाइनल क्लोजिंग अब से कुछ मिनटों में पता चलेगी कि एग्जैक्टली किन लेवल पर होता है। हाँ, दबाव बनाने का काम अगर किसी एक सेक्टर ने किया तो वो है IT, क्योंकि रुपए की मजबूती यहाँ पर भारी पड़ती हुई दिखती है। राइट जी हाँ, वही एक कमजोर कड़ी थी इस बाजार की। जाते जाते एक क्विक कॉल ले लेते हैं कि आगे यहाँ पर क्या तैयारी होनी चाहिए। शर्मा जी, आप कहेंगे डिप पर खरीदारी का मार्केट है ये, उसमें घबराने की जरूरत नहीं? नहीं, मेरे ख्याल से घबराने की जरूरत नहीं है। और शायद फेड का जो अनाउंसमेंट आएगा उसके बाद में जो है वापस मार्केट में मोमेंटम आ जाएगा, क्योंकि फेड का जो इवेंट है वो ऑलमोस्ट प्राइस में बिल्ट इन है। लेकिन फिर भी मार्केट हमेशा इवेंट का वेट करता है, तो इवेंट एक बार गुजर जाएगा उसके बाद में मेरे ख्याल से वापस जो है वो तेजी चालू हो जाएगी। ओके, चलिए, तो ये है राय। इवेंट निकलने के बाद तेजी रहेगी, घबराने की जरूरत है नहीं, बिल्कुल माहौल परफेक्ट है। शुक्रिया आपका शर्मा साहब, वागले साहब, सिद्धार्थ जी और साथ ही सर्वेंद्र जी हमारे साथ जुड़कर आखिरी सौदा में दर्शकों को राय देने के लिए। अपनी बाजार बंद हो चुके हैं और वक्त है स्टॉक 2020 के रिजल्ट्स का। देख लेते हैं आज हमारे दोनों कैप्टन्स की परफॉर्मेंस कैसी रही है सुबह 7:30 से 8 के बीच खेले गए मैच में। आज का मुकाबला नीरज और हेमंत के बीच, और नीरज ने काफी दमदार प्रदर्शन दिखाया। 2% से ज्यादा के रिटर्न्स इन्होंने आज कमाए, वहीं हेमंत ने 1% की कमाई की है। आज के दिन नीरज की टीम में तमिलनाडु पेट्रो जो 10% भागा, इनफैक्ट इसी स्टॉक ने कमाल दिखाया है। बाकी काउंटर्स में हैथवे केबल, JSL स्टेनलेस और उत्तम शुगर शामिल है। अब हेमंत की टीम आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। JK टायर 3.5% ऊपर, टिन प्लेट में 2.5% का उछाल, स्पाइस जेट 2% भागा और शालीमार पेंट में भी लगभग 2% ही तेजी रही। ओके, तो आज का सेशन रहा बेहद इंटरेस्टिंग, जहां मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में शानदार खरीदारी होती नजर आई है कल की तेजी के बाद। आखिरी सौदा में आज के लिए इतना ही, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज पर, क्योंकि ब्रेक के बाद आपके साथ जुड़ेंगी नेहा आनंद और हम लेकर आएंगे आपके लिए मार्केट टॉप 20। नमस्कार।